हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो डिस्कशन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग के 2019 जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली आर एटॉमिक रेडियंस एंड इलेक्ट्रॉन। देखो पहला वाला डिक्रीज होना चाहिए, जस्ट अ मिनट सॉरी, पहला वाला डिक्रीज होना चाहिए और दूसरा वाला इंक्रीज होना चाहिए, यही पूरा सिनेरियो है। तो डिक्रीज एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पे तो इंक्रीज होता है क्योंकि ऑर्बिट नंबर बढ़ते जाते हैं, तो ये तो मतलब ही नहीं है। दूसरा इंक्रीज होना चाहिए, तो ये तो पहले हटा दो एटॉमिक रेडियस वाला, ये तो मामला खत्म। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं आपको बता देता हूं। ग्रुप 16 के जैसे एलिमेंट्स है ओ एस एस सी टी ई पी ओ, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये नीचे आते आते मेटल है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। यानी ऊपर से जब आप नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसी का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज ये तो करेक्ट है, लेकिन इंथैल्पी इंक्रीज ये गलत हो गया, यानी ये भी रूल्ड आउट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज बिल्कुल सही है एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज बिल्कुल सही है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, एल्यूमिनियम इज यूजुअली इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कंट्रास्ट हेलियम इज इन +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दिस इज ड्यू टू। देखो ये इसका आंसर होना है इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन एक बार हम बहुत अच्छे से इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझ लेते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसके सारे रिजल्ट को हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रुप 13 से स्टार्ट कर रहा हूँ समझाने के लिए। बी ए एल जी ए आई एन टी एल, मान लो मैं एल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, ये है 13 एल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन ऐसा आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 13 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसको अगर बॉक्स डायग्राम में हम लिखें तो ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे p में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, GS, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बॉन्ड बनाने के पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है और इधर मूव करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन को एक्वायर करता है। देखो सीधी सी बात है, ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर को बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करना चाह रहा है जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, या दूसरे लैंग्वेज में ऑक्टेट के ज्यादा से ज्यादा क्लोज पहुंचे। तो इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन। अब एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब है इट विल हैव अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, व्हाट इफ ऐसा अगर हो जाए कि ये मना कर दे, ये इधर जाने से मना कर दे, इसको कहते हैं कि भाई इनर इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया, उसने मना कर दिया कि अब वो अनपेयर्ड नहीं होगा, तो उस केस में इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, नाउ ऐसा होगा कब? तो ऐसा तब होगा जब जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स है, मान लो एटॉमिक नंबर जेड है तो जेड प्रोटॉन्स होंगे, जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स है उस पर इतना ह्यूज अट्रैक्टिव फोर्स लगाएं कि ये इधर जाने के लिए एनर्जी ही गैदर ना कर पाए, इधर ना जा पाए। इसीलिए अगर किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है एंड साथ में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तब तो और बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल नहीं कर पाते, शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है जिसके कारण जेड और ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो उस केस में इनर इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएगा। तो अब आते हैं, इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +3 एंड +1। ये बहुत छोटे छोटे एलिमेंट हैं और इनके एटॉमिक नंबर्स भी बहुत कम है, कोई डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में जाया करेंगे, ये भी ऑलवेज जाया करेगा। गैलियम से स्टार्ट होगी एक्चुअल कहानी। तो गैलियम में +1 भी होगा और गैलियम में +3 भी होगा, इंडियम में भी +1 होगा और इंडियम में +3 होगा, और टीएल में भी +1 होगा और टीएल में भी +3 होगा।
नाउ ये तीनों दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करेंगे, कभी इनर्ट पेयर शो करेगा कभी नहीं करेगा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं समझाने के लिए। अब देखो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है मैं उसको सर्किल करने जा रहा हूं। टीएल में +1 ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि ऑलवेज +1 में रहेगा। इंडियम में +3 ज्यादा स्टेबल होगा, गैलियम में भी +3 ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें तो कोई +1 का केस ही नहीं है। तो ये इसका वेरिएशन हुआ, ठीक है। ऐसे ही एक और अगले वाले ग्रुप का भी हम देख लेते हैं, ग्रुप 14 का। तो ग्रुप 14 में सी, SI, GE, SN, PB ये एलिमेंट्स हैं। कार्बन ऑलवेज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सिलिकॉन भी +4, लेकिन यहां से कहानी स्टार्ट हो जाएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की, क्योंकि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन आ गए एग्जिस्टेंस में। तो इसमें +2 एंड +4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी +2 एंड +4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें भी +2 एंड +4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किस केस में क्या स्टेबल है वो मैं बता रहा हूं। पीबी के केस में लोअर वाला, बाकी सभी में हायर वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ये है पूरा इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। तो जो टीएल के दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण करते हैं। लेकिन खैर इस क्वेश्चन का तो खात्मा यहीं पे हो गया, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट के और भी आउटकम्स को मैं बता रहा हूं। क्या और आउटकम्स है इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। तो देखो पहला आउटकम, आउटकम नंबर 1, आप यहां पे ऑब्जर्व करो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टीएल पे सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इसकी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड, इंक्रीजेस डाउन, नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउनवर्ड, आप नीचे जाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी घट रही है। आप चेक कर लो, +3 ऊपर में ज्यादा स्टेबल है, नीचे आते आते +1 ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ये दोनों ही केसेस के लिए एप्लीकेबल है, अपने अपने रिस्पेक्टिव लोअर और हायर के लिए। दूसरा चीज और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जैसे लेड में +2 ज्यादा स्टेबल है, देख रहे हो। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि PbI4 इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। तो आप सीधी से बता दो कि भाई Pb +4 में, और हमें पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसका +2 ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए +4 में अनस्टेबल होगा और तुरंत तुरंत ये टूट जाएगा इस केस में। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया कि ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। और यही नहीं, और भी आउटकम है क्या, ये भी पूछा जाता है कि जैसे लेड टेट्रा एसीटेट है CH3COO4Pb, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, ये पूछा जाता है। तो इसमें भी आप बता दो कि देखो लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +2 में जाने के लिए अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी पैटर्न पे टिन से भी रिलेटेड पूछा जाता है कि टिन का +4 ज्यादा स्टेबल है, तो टिन को +2 में ले लोगे तो +4 में जाना चाहेगा। तो इसीलिए SnCl2 जो है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सेम लॉजिक से गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये +2 में आपने ले रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +4 में जाने के लिए अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो इस पे बेस्ड आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, when first electron gain enthalpy of oxygen is -141, the second electron gain enthalpy is। देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की हम पूरी स्टोरी पहले देख लेते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन पूरी स्टोरी हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ये मतलब होता है कि आप किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन को ऐड करो और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है वही जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर स्पीशीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी हाई होगी, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होगी। इसीलिए अगर आप एक ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में क्या होता है भाई, ग्रुप में जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मान लो कि मैं 16 की बात करता हूं तो O S Se Te Po, हमें पता है ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है,
बस एक एक्सेप्शन को आप छोड़ दो। क्या एक्सेप्शन है? ओ तो टॉप पे होगा, ओ एस एस ई टीई पीओ, ये होना चाहिए फाइनल ऑर्डर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेप्शन आता है, ये यहां पे फॉल करेगा, यानी सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी, दिस इज द फाइनल ऑर्डर। तो ये होता क्यों है? तो ये सिर्फ सेकंड पीरियड वाले में ही होगा। अभी देखो जैसे दूसरा सेकंड पीरियड का जो अगला केस मैं ले रहा हूं, इसमें ग्रुप 17 आप इसे ढंग से कंसिडर करो। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं एफ सी एल बी आर आई एंड ए टी, इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था एफ सी एल बी आर आई, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन वही एक्सेप्शन, फ्लोरीन यहां पे फॉल कर जाएगा, इसीलिए फाइनल ऑर्डर ये निकल के आएगा। ये दो एक्सेप्शन को हटा दो तो सीधी सी बात है ये ऊपर से नीचे जाने पे कम हो रहा है। अब ये क्यों होता है? वाई इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, आप देखोगे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में क्या होता है, इनका साइज बहुत छोटा है। तो साइज छोटे होने की वजह से जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो काफी क्लोजली और अरेंज्ड होते हैं। क्लोजली अरेंज्ड होने के कारण बहुत इंटेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, जो कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। और इस रिपल्शन के कारण जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए उसकी वैल्यू काफी कम हो जाती है। सेम एक्सप्लेनेशन फॉर द फ्लोरीन, उसमें तो और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो और ज्यादा रिपल्शन होगा, एंड दिस इज द रीजन फॉर द एक्सेप्शन। तो ये पूरी कहानी हुई। अब आते हैं इस क्वेश्चन का, कह रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी है, सेकंड क्या होगी? तो पहले एक काम करते हैं, सेकंड के तक पहुंचने के लिए पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देना होगा। तो ये बन गया O माइनस। अब जब दूसरा ऐड करने जाओगे तो इसको कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो भाई पहले से इसने नेगेटिव एक्वायर कर लिया, जब आप इसको ऐड करने जाओगे तो इसमें ह्यूज रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के कारण आपको ताकत लगानी होगी। और जब हमें कोई वर्क करना होता है तो दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक हो जाता है, हमें बाहर से एनर्जी उसको देनी है। तो इसीलिए एंडोथर्मिक मींस पॉजिटिव वैल्यू आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताता हूं क्या है। ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स, बस इन्हीं को हमें जरूरत है, तो मैं इसी को लिखूंगा LiNa, ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 में है BeMg, 2 में ग्रुप 13 में BAl, बाकी कहीं नहीं होता है। अब होता क्या है कि लिथियम Mg को कॉरस्पॉन्ड करता है डायगोनल रिलेशनशिप से, और B ही कॉरस्पॉन्ड करता है एल्यूमिनियम को। नाउ ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि लिथियम और Mg की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो, चार्ज डेंसिटी हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। इन अ सिमिलर लैंग्वेज एल्यूमिनियम और बेरिलियम की सेम है ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप। इसीलिए यहां पे पूछा है कि एल्यूमिनियम किसके सिमिलर होगा, तो बेरिलियम के सिमिलर हो जाएगा ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप। तो यही था इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यहाँ पे है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। द 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट X with an atomic number 71 enters into the orbital, किस ऑर्बिटल में इंटर करेगा? तो देखो इसके लिए सबसे बेस्ट है अबाउ प्रिंसिपल। मैं बताता हूं कैसे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f, ये मैंने अरेंज किया। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें इन करेगा, दूसरा इसमें इन करेगा, तीसरा इसमें इन करेगा, चौथा इसमें इन करेगा, पांचवा छठा इस ढंग से इन करेगा, सातवां इस ढंग से इन करेगा। अब कहानी लेते हैं। पहला इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, भाई हमें इलेक्ट्रॉन को काउंट करते करते 71 तक पहुंचना है। तो दो, इसमें भी दो, इसमें 6 रह सकते हैं पता है 6, और इसमें रह सकते हैं 2, तो 6 2 मिला के 8। फिर इसके बाद सेम 4s और 4p है, तो दोनों में p के 6 और s के 2 मिला के 8। इसमें तो रह सकते हैं 2, इसमें रह सकते हैं 6, इसमें रह सकते हैं 10।
तो इसमें आ जाएंगे 18। सिमिलरली इसमें भी आ जाएगा 18, 10 और ये 18। ठीक है, तो पहले हम इतने इतने को काउंट कर लेते हैं। ये सब मिला के हो गए 20, 20 और इसमें लगा दो 36, 36। तो 36 और 20 मिला के हो गए 56। यहां तक 56 हो चुका है। इसके बाद 14 इसमें गए, तो 56 और 14 हो गए 60। देख लो, 56 प्लस 14 हो गए 60, नहीं 70 हो गए ये। अच्छा 70 पे पहुंच गए, यानी यहां तक 70 हो चुका है। यानी अब इसके बाद यही सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन जाने का, यानी इसके बाद इलेक्ट्रॉन अब इसमें जाएगा और इसके लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है। 71st इलेक्ट्रॉन इन किया 5d में, इसीलिए 5d मार्क होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ। इन सारे एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस को अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। तो देखो, पहले एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन मैं बता देता हूं। अगर आप ग्रुप की बात करोगे तो भाई ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे रेडियस बढ़ता है। ठीक है, सीधी सी बात है, ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा, इसीलिए रेडियस बढ़ेगा ग्रुप में। वाइल आप पीरियड में अगर मूव करोगे, पीरियड में इधर से इधर जाओ, तो पीरियड में एक ही कहानी होती है कि पीरियड में जब आप मूव करोगे तो नंबर, ऑर्बिट नंबर तो नहीं बढ़ता। सेकंड पीरियड का अगर एलिमेंट है तो सभी में आउटरमोस्ट ऑर्बिट 2 होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के कारण इधर से इधर जाने पे प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इसीलिए एटॉमिक प्रोटॉन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के कारण वो बढ़ेगा और रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनको हमें अरेंज करना होगा। तो कार्बन सेकंड पीरियड का है, ये ग्रुप 14 में आएगा, सी पहला ही एलिमेंट आ गया, तो सेकंड पीरियड का है। एल्यूमिनियम 13th का है, बी ए एल 13th का है एल्यूमिनियम और थर्ड पीरियड का है। ओके, उसके बाद सल्फर ग्रुप 16 का है, ओ एस। लेकिन ये जो जो हमसे पूछा गया मैं उसको सर्किल करता जा रहा हूँ, सो दैट ये सेकेंड पीरियड का है, ये दोनों थर्ड पीरियड के हैं। और सीजियम ग्रुप 1 का है, मैं इधर लिखता हूँ ग्रुप 1 वाले को, एल आई एन ए के आर बी सी एस, यानी 1 2 3 4 2 3 4 5 6 पीरियड का है सीजियम। ठीक है, तो आते हैं सबसे छोटा तो सेकंड पीरियड वाला हो गया, तो कार्बन सबसे कम। इन दोनों में आप कैसे डिसाइड करेंगे भाई, ये दोनों तो एक ही पीरियड के हैं, तो इसका मतलब हम इसके लिए पीरियड वाले रूल को अप्लाई करेंगे कि इधर से इधर जाने पे साइज कम हो रहा है, यानी इधर से इधर जाने पे साइज कम हो रहा है, तो सल्फर छोटा हो गया, इससे बड़ा हो गया एल्यूमिनियम, और सबसे टॉप पे आ गया सीजियम। बस ये जो ऑर्डर है यही फॉलो होगा, सीजियम एल्यूमिनियम सल्फर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इस केस में। आते हैं नेक्स्ट, ये 7th क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू Pauling electronegativity value of the element is। तो पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन आपको बता देता हूं। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन रटना नहीं है, ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं एक ग्रुप के एलिमेंट को लिखूं, ओ एस एस ई टी ई पी ओ, आपको पता है ये मेटल है और ऊपर वाला नॉन मेटल है, और हमें पता है जो नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ऐसे ही पता ऑक्सीजन हाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मेटल है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके बेसिस पे मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे अगर हम जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जा रही है। पहला हमने ग्रुप के लिए रूल बना लिया। अब इधर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक पीरियड में मान लो मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूं, तो सेकंड पीरियड में पहला एलिमेंट है लिथियम, फिर बेरिलियम है, और इसमें आप आगे जाओगे फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता है ये सब तो मेटल है, लिथियम आईयूएम लग गया, बेरिलियम आईयू, जिसके देखो मेटल की पहचान ये भी होती है कि उसके लास्ट में आईयूएम लगा रहेगा, थ्योरियम, एल्युमिनियम, तो ये सब मेटल है। और ये है नॉन मेटल, यानी इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है क्योंकि नॉन मेटल की तरफ आप जा रहे हो। तो ये वेरिएशन हुआ। अब इसके बेसिस पे इन सबको हमें करना है, तो आते हैं पहले इन सबका पोजीशन हमें देखना होगा। ग्रुप 16 टी दिख गया मुझे, ओ एस एस ई टी ई पी ओ, अच्छा ये मैंने ग्रुप 16 यहां भी लिख रखा था। ये देखो, ये जो दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, ये ग्रुप 16 के हैं, तो इसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो टी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, इसने गलत दे रखा है, टी की ज्यादा दे रखा है। अब जी और जी को पहले इनका पोजीशन देखना होगा, तो ग्रुप 13 में बी ए एल
Ga ये मिल गया हमें ग्रुप 13 में सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ऐसे ही ग्रुप 14 में आ जाओ तो CSIGE ये हमें दिख गया, ग्रुप 14 में फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो अब इधर से इधर जाने पे रूल आप देख लो, इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट मैच कर गया। ठीक है, ये तो ऐसे ही रूल्ड आउट, क्योंकि कहाँ एक मेटल नॉन मेटल से कैसे ज्यादा हो सकता है, मतलब ही नहीं है। और ये दोनों एक ही पीरियड के हैं। 15 में आप देखोगे तो 15 में नाइट्रोजन फैमिली NP सेकेंड पीरियड में फास्फोरस है, और 16 में OS सल्फर है। तो इधर से इधर जाने पे बढ़ता है, ये हमने देखा है पीरियड में, तो सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए जो कि कम दे रखी है। आते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। देखो इसने कहा है द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर। अभी मैंने बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट की थ्योरी पे, मैं फिर लेके चलता हूं आपको। ये रहा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है डाउनवर्ड, देख रहे हो आप। तो बस इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। आते हैं, ये रहा, पहले ग्रुप 13 के एलिमेंट को लिख लेते हैं। ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है BAl Ga In Tl, इसका मतलब इस पे +1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इससे कम इस पे, इससे कम इस पे, इससे कम इस पे, इससे कम इस पे। तो बस आप ऑर्डर अरेंज कर दो, Tl टॉप पे बैठा होना चाहिए, Tl उसके बाद In उसके बाद Tl 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 In Ga Al, ये आ गया, फोर्थ मैच कर गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। द एलिमेंट विथ Z120 yet to be discovered, ठीक है, विल बी N, ये कौन सा एलिमेंट। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी 100 से ऊपर वाले आए तो इसमें अबाउ से नहीं जा सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप नोबल गैसेस को याद रखो। नोबल गैसेस मैं बताता हूं कैसे, इसका एक रूल है। हीलियम, नियॉन ग्रुप 18 में आ रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, Rn, उसके बाद वाला एलिमेंट कुछ है, ठीक है ना, इसके लिए एक बॉक्स बना दिया। इसका 2 ये पता है हमें, 2 होंगे इसमें। अगला वाला पता करना है तो इसमें आप क्या करो, +8 कर दो, 2 बार +8, 2 बार +18, 2 बार +36, दो बार ऐड होना है। तो ये आ गया इसका एटॉमिक नंबर 10। फिर एक बार +8 करो तो फिर ये आ गया 18। फिर एक बार अब डी वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी अब 18 2 बार करना है, तो ये आ जाएगा 36। फिर एक बार 18 और 18, ये फिर आ गया 36। अब फिर 14, इसमें 14 और अब F इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो तो 32 आ जाएगा 14 ऐड करने के बाद। फिर अब इसमें 32 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 30 30 60 68। ये क्या गड़बड़ है यार, ये अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, 54 होगा ना ये, दिस इज 54, 18 ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 86 आएगा, 86 रेडन का 86 है। उसके बाद फिर 32 आप ऐड करो, 32, तो 32 आप प्लस करोगे तो ये 118 आ गया, यानी इस एलिमेंट का 118। इसका नाम भी हम बता सकते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन होगा UO ऑक्टियम, ठीक है। खैर इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। तो 120 वाला, तो ये है ग्रुप 18, यानी 118वां एलिमेंट ग्रुप 18 में है। तो 119वां वापस, भाई 18 के बाद कोई 19 ग्रुप तो है नहीं, तो वापस ये ग्रुप 1 में पहुंचेगा, ग्रुप 1 में। तो 119 वाला ग्रुप 1 में होगा, ग्रुप 2 में फिर पहुंचेगा कौन, 120 वाला ग्रुप 2 में पहुंचेगा। और हमें पता है ये होता है अल्कली और ये होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, इसको कहते हैं अल्कली मेटल। तो इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल में ये लाई करेगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं अब नेक्स्ट पे, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिस एंड दिस इज अफेक्टेड बाई। देखो दो फैक्टर्स होते हैं जो साइज को अफेक्ट करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट का, उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब कलेक्टिवली इसको रिपेल कर रहे होते हैं, रिपेल करने के कारण इसको दूर भेज के साइज को बढ़ाना चाहते हैं। और जो न्यूक्लियस है ये इसको अट्रैक्ट करता है,
अट्रैक्ट करने के कारण इसको अपने पास खींचता है, उसके साइज को कम करता है। तो सारी चीजें डिपेंड इस पे करती हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या है, राइट? इसी चीज पे डिपेंड करेगी, या आप इसको उल्टा कह दो, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या है। अगर प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन का डोमिनेंस ज्यादा है और उसकी साइज कम हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगा। तो सारा चीज इस पे डिपेंड करता है। और ये जो है बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज का मेजरमेंट है। भाई प्रोटॉन किस चीज का मेजरमेंट है? प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज का मेजरमेंट है, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे इसका डिसीजन होगा, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम होगा, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सारी चीजें सेम होंगी, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का चार्ज डिटरमाइन करेगा सारी चीजों को। नेक्स्ट हम आते हैं 11th पे। द IUPAC सिंबल ऑफ द एलिमेंट 119 वुड बी। चलो मैं इसका एकदम फंडामेंटल से आपको सारी चीजें बताता हूं। रूल ये है IUPAC का कि 0 को कहते हैं नील, 1 को कहते हैं अन, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहेंगे टेट, 4 को कहें, एक मिनट, 4 को कहेंगे क्वाड, 5 को कहेंगे हम पेंट, 6 को कहेंगे हम हेक्स, 7 को कहेंगे सेप्ट, 8 को कहेंगे ऑक्ट, 9 को कहेंगे इन। ये IUPAC पैटर्न में हमें फॉलो करना है। अब देख लो रूल क्या है, सिंपल। किसी भी मेटल में IUM तो बाय डिफॉल्ट आपको लगाना है। तो मान लो मेरे को नेमिंग करनी है 102 का, तो मैं कहूंगा 1 के लिए है अन, 0 के लिए है नील, तो अन नील, 2 के लिए है डाई, तो मैं डाई कहूंगा, अन नील डाई, और लास्ट में मुझे मेटल होने के कारण EM लगाना है, IUM, तो ये हो जाएगा अन नील डाइयम। मान लो मेरे पास आ गया 105, ठीक है, तो मैं कहूंगा अन नील, 5 के लिए पेंट, और लास्ट में लगाऊंगा EM, पेंटियम। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जो पहला लेटर है, अन का पहला लेटर U, नील का N और पेंट का P, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इसका UND हो जाएगा। आते हैं अब इस केस में 119, यानी अन, अन और 9 के लिए इन, इसका पूरा नाम हो जाएगा EM लगा के, अन अन EM। रिप्रेजेंटेशन पहला U एंड E, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अब आते हैं 12th पे। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमॉन्ग फर्स्ट टू थर्ड रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑक्साइड्स आर। बोरॉन ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बिल्कुल सही है। देखो ग्रुप 13, पहले हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट में है B, Al, Ga, In, Tl। ये जो एलिमेंट है ये है नॉन मेटल, नॉन मेटल, और ये सारे होते हैं मेटल, मेटल। अब रूल है, ऑक्साइड्स की बात हो रही है तो नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सारे के सारे एसिडिक होते हैं, एसिडिक होंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 3 को छोड़ के, याद रखना एकदम, बहुत पूछा जाता है, CO, N2O एंड NO। N2O लाफिंग गैस है, नाइट्रोजन का +1 और नाइट्रोजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं और CO भी न्यूट्रल होता है। मेटल के लिए रूल नहीं है। मेटल के लिए कैसे हम डिसाइड करते हैं? मेटल का अगर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। मान लो अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आएगा बेसिक, इट विल बी बेसिक। +3 में है, +4 में है, ये होगा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और +5, +6, +7 और +8 तक अगर है तो ये हो जाएंगे एसिडिक, एसिडिक। तो ये एकदम डिस्ट्रीब्यूशन इसी के बेसिस पे करना है। तो पहला स्टेटमेंट, बोरॉन नॉन मेटल है तो ये एसिडिक होगा, बिल्कुल सही। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम इज एम्फोटेरिक,
एल्युमिनियम और गैलियम का एम्फोटेरिक होगा, बिल्कुल सही है, +3 वाली कैटेगरी में आना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ये एम्फोटेरिक होगा और ये दोनों बेसिक होगा, तो ये एम्फोटेरिक करेक्ट है। ऑक्साइड ऑफ इंडियम एंड थैलियम बेसिक बिल्कुल सही है, यानी ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं 13 पे। द कंपैरिजन ऑफ बोरॉन एंड बेरिलियम हैज, इसका कंपैरिजन करना है, लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले बेरिलियम का लिखते हैं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 4 होने के कारण, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। और बोरॉन के आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। ये हमारे पास आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। भाई जहां तक न्यूक्लियर चार्ज की बात है वो तो बोरॉन का ज्यादा है, क्योंकि 5 इसमें प्रोटॉन्स है, इसमें सिर्फ 4 ही प्रोटॉन्स है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो बोरॉन का, बेरिलियम का तो कम हो गया, यानी न्यूक्लियर चार्ज लेस होना चाहिए, तो ये खत्म, ये खत्म, इन दोनों में से। अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इससे निकालना डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड एस है, तो फुल्ली फिल्ड एस से निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और यही कारण है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हाई हो जाएगी, तो हाई ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो आते हैं 1 बाय 1 केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पे। सबसे पहला है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। अच्छा, स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है, तो पहले मैं आपको रूल बताता हूं। देखो, स्टेबिलिटी बेसिकली डिटरमाइंड होती है बॉन्ड ऑर्डर से। अगर बॉन्ड ऑर्डर, इफ बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, और जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। और बॉन्ड ऑर्डर, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो वो अनस्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में नहीं आएगा, 0 आएगा तो अनस्टेबल हो गया। अब आते हैं दोनों के लिए एमओटी लिखो। Li2 प्लस, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन की गिनती हम करते हैं, तो लिथियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लिथियम 6 और एक पॉजिटिव आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन 6 में से कम हो जाएगा, तो 5 आएंगे। इसको कैसे अरेंज करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 4 हो चुका है, अब इसके बाद सिग्मा 2s1 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को मैं रेड से कर रहा हूं, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टार वाले में है, तो -2/2 ये आएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग का हाफ, तो आप चेक कर लो, ये आ जाएगा 0.5, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, स्टेबल होगा। Li2 2 माइनस पे ऐसे ही आप वेरीफाई करो, तो इसमें हो जाएंगे 3 3 6 और एक एक्स्ट्रा आ गया माइनस के कारण, तो ये हो जाएगा 3 3 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको भी अरेंज करते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 4, सिग्मा 2s2 और फिर सिग्मा स्टार 2s1, 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब फिर से हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग नॉन स्टार वाले में जो है ये और ये बॉन्डिंग वाले हैं, तो 4 आ गया, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो ये हैं, ये एंटी बॉन्डिंग में है और ये एंटी बॉन्डिंग में है, तो इसको आप माइनस कर दो, 3/2, अगेन ये 0.5 आ गया। इसका मतलब दोनों ही स्टेबल है, बोथ आर स्टेबल, ठीक है। और ये भी हम नहीं बता पाएंगे कौन ज्यादा कौन कम, मतलब तरीका है बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज्ड टू डायमैग्नेटिक। किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक हो गया है। देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर मैं एग्जाम में रहूं तो मैं करूंगा क्या। देखो, NO के टोटल इलेक्ट्रॉन की गिनती कर लो, तो ये आ जाएगा 7 + 8, तो ये हो जाएगा 15, यानी जो भी, जिसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ जाए उसका तो पेयर बन ही नहीं सकता। मान लो मैं आपको टोटल 3 ऑरेंजेस दूं, अब बोलूं कि पेयर बनाओ, तो आप कहोगे कहां से बनेगा, 2 का एक पेयर बन जाएगा, एक तो ऐसे ही रहेगा अनपेयर्ड। तो इसीलिए अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कभी पेयर्ड नहीं होगा, वो पैरामैग्नेटिक तय है, होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको
कोई इवन नंबर दूं, मान लो 3 दे दिया, 4 दे दिया मैंने, तो मैं कहूं कि इसके पेयर बनाओ, तो आप तुरंत बना के रख दोगे, तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हो सकता है, पेयर बन गया। फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर मैं अलग अलग रख दूं, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही है, फिर ये अनपेयर्ड रहेंगे और उस केस में ये पैरामैग्नेटिक भी होगा। तो इसीलिए डायमैग्नेटिक के लिए रूल नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं ऑड इलेक्ट्रॉन्स के लिए बता रहा हूं तो आप इवन वाले के लिए उसका वाइस वर्सा कर देना। ऑड अगर है तो कंफर्म है कि ये पैरा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो ही नहीं सकते हैं, तो पैरामैग्नेटिक होगा, इतना तो तय है। तो ये पहले पैरामैग्नेटिक था और यहां पे आते ही ये इवन हो गया, चेक कर लो, यानी ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग, और ऊपर से ये नाइट्रोजन के कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर रहा है। देखो यहाँ पे टोटल 15 इलेक्ट्रॉन थे, एक लूज, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक लूज करने के बाद ये 14 इलेक्ट्रॉन पे आ गए। 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है जो सबसे स्टेबल होता है, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी भी इनहेंस हो रही है, तो ये तो पहले में ही कैच हो गया। ठीक है, वैसे हम वेरीफाई करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन है 14, तो भाई नाइट्रोजन तो पहले ही मैंने बता दिया सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 3 आता है सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने पे। और इधर आ रहे हो तो नाइट्रोजन से किसी भी तरह का डिवीजन, चाहे प्लस देके या माइनस देके, उसके बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देगा, यानी ये रूल्ड आउट, स्टेबिलिटी कम हो रही है। O2 में आ जाओ, O2 में 16 है और यहाँ पे O2 प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नो डाउट स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि O2 का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, मैं लिख ही देता हूँ, O2 का थोड़ा लेंदी होगा, लिख देता हूँ, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2, मेरे को 16 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना है, सिग्मा स्टार लगाना भूल गया मैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, अब इसके बाद आएगा सिग्मा 2p2, इधर अब मैं लिख रहा हूं पाई 2p2 पाई 2p2, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अब इसके बाद पाई स्टार 2p1 15, पाई स्टार 2p1 16, तो हमारे पास टोटल 16 आ गए, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर आप इसका निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग वाले को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जिसपे स्टार नहीं लगा है वो सारे बॉन्डिंग है, और जो अंडरलाइन नहीं हुआ एंटी बॉन्डिंग है, उसका हाफ कर देना, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करके हाफ करोगे 2 आ जाएगा। तो ये अभी दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। अब जब O2 प्लस आप बनाओगे तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है, तो अगर मैं इस पे O2 प्लस देने जा रहा हूं तो इसका मतलब आई विल रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, मैं इसको हटा रहा हूं, लेकिन हटाने के बावजूद इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसीलिए इसकी पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, खत्म नहीं हो रही है, डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए रूल्ड आउट हो जाएगा। वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे ना, ये तो O2 का था, ये O2 का बॉन्ड ऑर्डर था, O2 प्लस का निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन, ये पहला हो गया इसमें। ठीक है, इसको भी आप वेरीफाई कर लो, O2 2 माइनस, ये अनस्टेबल हो जाएगा। देखो ये O2 2 माइनस का मतलब O2 में 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तब तो ये पेयर्ड हो गए, ये भी पेयर्ड ये भी पेयर्ड, एक एक बढ़ने के कारण, लेकिन इसकी बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होने के कारण ये खत्म हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट इन दिस केस। नाउ थर्ड पे आते हैं, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, इसमें 2 पाई और हाफ सिग्मा बॉन्ड है। देखो मैं एक केस लेके पहले इसको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूं N2 का, नाइट्रोजन का, तो देखो N2 में होते हैं 14, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p2 पाई 2p2, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, एक मिनट, और ये सिग्मा 2p2 14 कंप्लीट हो चुके हमारे पास N2 का। अब N2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो ये 3 आएगा। तो 3 का मतलब आप समझ रहे हो भाई, सीधी सी बात है, ये आपस में कैंसिल हो गए, इसके इफेक्ट को इसने कैंसिल किया, इसके इफेक्ट को इसने कैंसिल किया,
लेकिन इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कोई भी एंटी बॉन्डिंग वाला नहीं है। एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, बॉन्डिंग वाले को अपोज करता है। तो ये सारे तो कैंसिल हो गए, इसको इनके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कोई नहीं रहा। यानी इसमें आप पूछोगे क्या सिनेरियो है, तो मैं कहूंगा एक सिग्मा सॉरी एक पाई, दो इलेक्ट्रॉन को मिलके एक बॉन्ड बनता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक पाई बनेगा, ये भी एक पाई बनेगा और ये एक सिग्मा बनेगा। यानी इसमें 3 में से हम कहेंगे एक बॉन्ड सिग्मा है और दो बॉन्ड पाई है, दो पाई बॉन्ड है। अब आप N2 प्लस का कन्फिग्रेशन लिखो। जैसे ही आप N2 प्लस का लिखोगे कन्फिग्रेशन, तो आपको कैसे सारी चीजें तो सेम रहेंगी, बस लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देना है। 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर इधर आएंगे हम पाई 2p2 पाई 2p2 और ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p1। ओके, तो अब इसमें फिर से हम करते हैं वही प्रोसेस। इसके इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा, यानी इतने हमारे पास रह गए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसमें से ये एक पाई बनाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक पाई बना देगा, ये भी एक पाई बॉन्ड बनाएगा, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए ये हाफ सिग्मा बनाएगा, तो दो पाई और हाफ सिग्मा N2 प्लस में हो जाएगा, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। among the following molecule oblique ions this which one is diamagnetic and has shortest wavelength। देखो shortest wavelength बॉन्ड ऑर्डर किस किस चीज को रिलेट करता है, हाई बॉन्ड ऑर्डर मतलब हाई स्टेबिलिटी, और इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा है इसका मतलब उतने ज्यादा बॉन्ड हुए, और जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतने मॉलिक्यूल को खींच के पास लाएंगे, इसीलिए स्मॉल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। तो ये पूरी हमारे पास स्टोरी हो गई। अब हमें क्या पता करना है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा हो। तो इस केस में आपको हर एक का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना होगा सिमिलर तरीके से। तो कुछ कुछ का मैं लिख देता हूं, आप जैसे एमओटी में लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लिखो। ठीक है, हर एक का इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, इसमें दो एंटी बॉन्डिंग बढ़ने के कारण इसका 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन में भी 2 माइनस है तो 3, दो बॉन्डिंग बढ़ने के कारण एक कम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। C2 का मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो C2 का मैं करता हूँ, ये कितने हो जाएंगे 6 6 12 13 14 चाहिए, तो नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, 6 6 12 और 2 और इलेक्ट्रॉन 14, ये वाला कन्फिग्रेशन आएगा इसका N2 वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया, तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसका, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इसका होगा। ऊपर से नाइट्रोजन के कन्फिग्रेशन में आप देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ये चेक कर लो आप, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होने के कारण ये डायमैग्नेटिक है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन दोनों कंडीशन पे फिट बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये रहा फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। among the following molecule expected to be stabilized by anion formation, कौन anion formation से स्टेबलाइज्ड होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यही चीज हमें चेक करना है। ठीक है, तो अगेन आपको सीधी सी बात है, जैसे C2 है, C2 का एनायन आप बनाओ C2 माइनस, अब इसके बाद दोनों का बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, इसके होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, तो कुछ नहीं इसका एमओटी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैं एक का लिख के बता देता हूं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p2 पाई 2p2 हो जाएंगे 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनती कर लो, अंडरलाइन वाला बॉन्डिंग वाला है ये और ये, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस 4 एंटी बॉन्डिंग वाले बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ रहा है। ठीक है, अब अगर स्टेबिलिटी बढ़नी है तो इसके बॉन्ड ऑर्डर को 2 से हाई होना होगा, तो मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ येलो से, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसका मतलब एक और ऑर्बिटल सिग्मा 2p1 वाला आ जाएगा, और सिग्मा 2p1 आने से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर अब नया आएगा वो आ जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इसको भी अब काउंट करेंगे ना बॉन्डिंग वाले में, अंडरलाइन में ये भी आ जाएगा, तो 9 माइनस 4/2 यानी ये आ जाएगा 2.5, यानी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो पहले ही कैच हो गया।
क्योंकि यही बोला है कि स्टेबलाइज्ड बाय एनाइन फॉर्मेशन, ये एनाइन फॉर्मेशन से स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रही है। बाकी को ऐसे ही आप वेरीफाई कर लेना इन अ सिमिलर वे। Among the following species the diamagnetic molecule is, diamagnetic का मतलब all paired electron, कोई unpaired नहीं होना चाहिए, all paired electron, रटा रटाया लैंग्वेज है, ऑलवेज याद रखना। O2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एकदम ये आप उससे वेरीफाई कर लो। O2 का MOT कन्फिग्रेशन लिख के मैंने इसके पहले लिखा भी था इसको, और वैसे याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। VBT कहता है कि इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पैरामैग्नेटिक आता है जो कि MOT प्रूव कर देता है, इसीलिए MOT को हम ज़्यादा एक्यूरेट थ्योरी मानते हैं। ठीक है, ऐसे ही हर एक को आप वेरीफाई करना स्टार्ट करो। मैं B2 को आप वेरीफाई करता हूँ। B2 में है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन B2। तो B2 के 10 इलेक्ट्रॉन को आप अरेंज करो, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए 8, पाई 2p1 पाई 2p1 हो गए 10। यानी ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये डायमैग्नेटिक नहीं रहा, इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, मामला इसका भी खत्म हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन की गिनती करते हैं तो CO में कितने आ जाएंगे 8 नहीं 6 प्लस 8, 8 6 14, अरे ये तो NO वाला हो गया, सॉरी N2 वाला हो गया, नाइट्रोजन वाला कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन यही हो गया क्योंकि नाइट्रोजन वाले कन्फिग्रेशन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। ऑल्दो CO में एक्सेप्शन आता है, एग्जैक्ट N2 वाला फॉलो नहीं होता है, ऑर्बिटल का हेर फेर हो जाता है, इसमें ऊपर नीचे हो जाती है मिक्सिंग के कारण, तो ये एक एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैच हो गया, हमें तो भाई डायमैग्नेटिक से मतलब था, तो डायमैग्नेटिक यही हो गया क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसमें तो कुछ भी कर लो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा ही रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आगे बढ़ते हैं, 7th 8th दो क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल, ये किस ऑर्बिटल में जाता है? तो अभी मैंने O2 का लिखा था, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, आप भी बहुत बार लिखो इसको सो दैट एकदम दिमाग में छप जाए ये सब। सिग्मा 1s2 16 इलेक्ट्रॉन, इसके टोटल 16 की गिनती करके डालना है। सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, देखो 14 से जब ज़्यादा होता है ना तो सिग्मा पहले आ जाएगा, सिग्मा 2p2, उसके बाद आएगा पाई 2p2 पाई 2p2। ठीक है, अब इसके बाद आएगा पाई स्टार, तो यहाँ तक देख लो 14 खर्च हो चुके हैं। अब पाई स्टार 2p1 पाई स्टार 2p1, ये हमारे पास O2 का कन्फिग्रेशन है। अब जब O2 में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने जाओगे तो यही खाली है, यही ऑर्बिटल खाली है ना, तो इसी में जाएगा, यानी पाई स्टार 2p वाले में जाएगा। तो ढूंढ लो पाई स्टार 2p, ये रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 8th आते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। अच्छा, ये बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये रहा SiH3 SiH3 SiH3। देखो सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, आप ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को देखोगे तो C है Si, देख रहे हो ना, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड का है तो इसके पास थर्ड पीरियड के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, यानी 3s 3p 3d। तो मुझे इससे मतलब था, तो इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, और जैसे ही वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा तो ये इसको पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसको कि हम नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, नाइट्रोजन SiH3 को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ना कि इकलौता, अगर ये अकेला रहता तो इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, लेकिन पहले से एक प्रेजेंट है, ये सिग्मा प्रेजेंट है, तो ये जो बना है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, पाई नेचर का कोऑर्डिनेट है, तो इसको बैक बॉन्डिंग नाम दिया जाता है। भाई कोऑर्डिनेट और बैक बॉन्ड में बस एक ही फर्क है कि कोऑर्डिनेट सिग्मा होता है और बैक बॉन्ड पाई होता है, बस और कोई फर्क नहीं है। बाकी जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप जो डोनर स्पीशीज है उस पर प्लस फॉर्मल चार्ज देते हो, तो बैक बॉन्ड में भी प्लस फॉर्मल चार्ज आएगा, इस पर माइनस फॉर्मल चार्ज आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, और इस केस में आप
वेरीफाई कर लो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, दैट्स व्हाई इट इज प्लेनर। ठीक है, ये प्लेनर है। और इसके स्ट्रक्चर को एक बार मैं डिस्कस करूं तो n ये लोन पेयर CH3 है। अब देखो कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास तो कोई वैकेंट डी है नहीं, कोई वैकेंट डी नहीं है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से जो इसके पास थे 2s और 2p ये पूरी तरह से भरे हुए हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, तो इसका तो मामला ही खत्म हो गया। ठीक है, इसकी तो स्टोरी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, इट विल रिमेन एज sp3। तो इसीलिए अब बात करते हैं कि ये तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट आ गया। देखो ये प्लेनर है बैक बॉन्डिंग के कारण, और ये लेस बेसिक है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बेसिक होने के लिए ना, लुईस बेस होने के लिए, लुईस बेस करता क्या, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अब इसका लोन पेयर पहले से बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो है ही नहीं, किसी और के साथ इंगेज है, तो इसीलिए डोनेट करने में डिफिकल्टी होगी। तो दैट्स वाई फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हमारा हुआ। तो आप जरूर इस पे कमेंट्स करोगे कैसा रहा, क्या इंप्रूवमेंट, और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।